दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मणिपुर में हिंसा क्यों घटी और मणिपुर का पुराना नाम क्या था और बाद में उसका नाम क्या पड़ा और उसके अभी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और विपक्षी लोग क्या बोल रहे हैं। तो सारी बातें मैं कवर करने वाला हूँ ये वीडियो में। तो शुरू करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग कर लो, क्योंकि आगे कोई भी न्यूज़ अपडेट होगा तो सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो मैं शुरू करने वाला हूँ। पहले जानने चाहता हूँ कि मणिपुर का पुराना नाम क्या है। हालांकि सन 1724 के पहले इस क्षेत्र का नाम मणिपुर नहीं था, तब इसका नाम था बांगेलीपाई, बांगले पाक। मणिपुर को इसका खूबसूरत नाम मिला सन 1724 में और इनकी देन वाले थे ये महाराजा गरीब नवाब। तो गरीब नवाज कौन था? मणिपुर किंग ऑफ गरीब नवाज। इन्होंने साल 1709 से 1751 तक इस क्षेत्र पर राज किया था। मणिपुर का भारत में विलय कैसे हुआ, आप ये जानना चाहते हैं। तो 1949 में महाराजा बुधचंद्र को भारत के मेघालय प्रांत की राजधानी शिलांग बुलाया गया, जहां उन्होंने राज्य को भारत में शामिल करने वाली एक विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर विधानसभा भंग कर दी गई और अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। फिर 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। अब बात करने वाले हैं मणिपुर में क्या परेशानी है, क्यों वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। तो परेशानी हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है, मैतेई लोग मणिपुर में राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि कुकी अपने क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों द्वारा संरक्षित है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर भूमि असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो सभी समस्याओं का मूल कारण है। मणिपुर में अब हिंसा का मुख्य कारण क्या है, हम लोग जानते हैं। तो मणिपुर में मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है और यही मांग आगे चलकर पूरे विवाद के तत्कालिक वजह बनी। 3 मई से लेकर 6 मई तक प्रदेश में जमकर हिंसा हुई, जिससे मैतेई लोगों ने कुकी पर और कुकी के लोगों ने मैतेई के ठिकानों को निशाना बनाया। मणिपुर के वायरल वीडियो घटना के पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना 4 मई की है। एफआईआर के मुताबिक उन दिन भीड़ में गांव में हमला कर दिया था, घर जला दिए थे और सामान लूट लिए थे। इसके बाद महिलाओं के कपड़े उतारने को मजबूर कर दिया। एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। मणिपुर हिंसा की आग में इस कदर जल रहा है कि उसने लोगों की इंसानियत मार दी। अब तक तो वहां से मार काट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बुधवार को 2 महिलाओं के साथ बर्बरता और भयावहता को जो वीडियो सामने आया उसने हर किसी के अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में भीड़ ने 2 महिलाओं को निवस्त्र कर सड़क पर घुमाते दिख रही है। कुछ सेकंड के इस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि भीड़ किस तरह से उन महिलाओं के साथ यौन हिंसा कर रही है। और इस पर मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार को निर्देश दिया है। मणिपुर हिंसा और उसके बाद सामने आए वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह संवैधानिक अपमान है। अगर सरकार मणिपुर हिंसा के इस मामले में ठोस कार्रवाई करने में विफल रहती है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंसा के वक्त महिलाओं को साधन बनाना अस्वीकार है। हम केंद्र और राज्य की नोटिस जारी कर रहे हैं। इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें। मणिपुर वीडियो पर प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी और संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना देश को शर्मसार करने वाली है। 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है। जो भी मामले में दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हालात पर काबू पाने के लिए अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई उस पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आर्मी के साथ साथ सेंट्रल फोर्स की तैनाती। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा शुरू होने के बाद आर्मी और सेंट्रल फोर्स के 40,000 जवानों को मणिपुर में तैनात कर दिया गया। इन जवानों की तैनाती हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में की गई है। हिंसा रोकने के लिए जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
केंद्रीय बल के जवान पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर से भी हवाई सर्वे कर रहे हैं। जवानों को शूट एंड साइट का भी आर्डर हुआ है। देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं 3 बैठकें। मणिपुर हिंसा पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी 3 बैठकें कर चुके हैं। 29 मई को शाह ने पहली मीटिंग राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के साथ की थी। इस मीटिंग में हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया था। शाह की दूसरी मीटिंग 24 जून को थी। इस मीटिंग में सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था और जरूरी कदम उठाए जाने पर आश्वासन दिया गया था। शाह ने सर्वदलीय बैठक से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पूरी स्थिति पर रिपोर्ट ली थी। तीसरी मीटिंग 26 जून को गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री के साथ की थी। इस मीटिंग में शाह ने प्रधानमंत्री को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्य सचिव और डीजीपी बदले गए। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद सबसे पहले राज्य के डीजीपी पी डोंगेल को हटाया गया। राज्य सरकार ने त्रिपुरा काडर के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को 1 जून 2021 को राज्य का डीजीपी बनाया। राज्य सरकार ने हिंसा के बाद मुख्य सचिव का भी तबादला कर दिया। 8 मई को राजेश कुमार की जगह आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को मणिपुर का मुख्य सचिव बनाया गया। दोनों अधिकारियों की तैनाती में केंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सरकार ने 40 आईपीएस अधिकारियों को मणिपुर भेजा है। हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन विकल्प ये जरूरी है कि नहीं, हम लोग इसको जानते हैं। विपक्ष हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह विफल हो गई है। मणिपुर में बदतर हालात के लिए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जिम्मेदार है। और हिंसा पर कैसे रोक लग सकती है, इसको अब थोड़ा हम लोग जानते हैं। इस पर इम्फाल रिव्यू के एडिटर प्रदीप फंजोबस कहते हैं कि सरकार हिंसा में अनभिज्ञ बन गई है, जबकि केंद्र के प्रतिबद्धता में कमी है। अगर यह सही हो जाए तो हिंसा आसानी से थम जाएगी। राज्यों में हालात सामान्य बनाने के लिए केंद्र को भी कार्रवाई अधिकार करना चाहिए और सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वकील ध्रुव गुप्ता के मुताबिक अनुच्छेद 356 में साफ लिखा है कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकती है। हालांकि राष्ट्रपति को पूरी तरह संतुष्ट होना पड़ता है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चलाई जा रही है। 30 जून को मणिपुर में जारी हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन सीएम आवास के बाहर उनके समर्थकों ने इस्तीफा फाड़ दिया। बीरेन सिंह ने भी इस पर चुप्पी साध ली। एक्सपर्ट का कहना है कि मणिपुर में सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने में कई पेच है। मसलन केंद्र और राज्य दोनों जगह पर बीजेपी की ही सरकार है। सन 2022 के मणिपुर चुनाव में बीजेपी डबल इंजन का नारा दिया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की थी। हिंसा के बाद से ही गृह मंत्रालय भी एक्टिव है और सेना को भी तैनात किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार को हटा देने से हिंसा रुक जाए या नहीं कहा जा सकता है। मैतई और कुकी की लड़ाई में चूरांचपुर, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिश्नापुर सबसे अधिक हिंसा से प्रभावित है। इन इलाकों में मैतई समुदाय का काफ़ी दबदबा है। सन 2022 में चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की ज़रूरत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में मैतई प्रभावित सीटों की संख्या करीब 40 है। मैतई और कुकी में किस बात को लेकर लड़ाई हुई है, ये जानते हैं। 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन को बेंच में एक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि मैतई समुदाय को भी एसटी की श्रेणी में राज्य सरकार शामिल करे। हाई कोर्ट के इस आदेश को कुकी समुदाय
ने गैर कानूनी बताया। मणिपुर के मुख्य रूप से मैतई, कुकी और नागा जाति रहते हैं। नागा और कुकी को पहले से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 1949 में मैतई ने यह दर्जा छीन लिया गया था। इसके बाद से ही मैतई समुदाय के लोग इसकी मांग कर रहे थे। वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कुकी जनजातियों का कहना है, अगर मैतई को आदिवासी वाला आरक्षण मिला तो हमारा घर परिवार लूट लिया जाएगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं। जानकारों का कहना है कि यही विरोध का मुख्य वजह है कि कुकी समुदाय के लोगों को लगता है कि पहले से ही मजबूत मैतई समुदाय के लोग उनकी पहाड़ों पर भी कब्जा कर लेंगे।